काजल की सहेली रूपा की शादी तय हो गई थी। रूपा लव मैरिज कर रही थी। वह अपनी लव मैरिज को लेकर बहुत ही उत्साहित थी। यार काजल, सचमुच मैं बहुत लकी हूँ जो मेरी लव मैरिज की विश पूरी हो रही है। मेरा प्यार 7 जन्मों के लिए मेरा होने जा रहा है। लोग या जो लव मैरिज को तरसते हैं उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिल पाता। फिर मुझे तो लगता है कि लव मैरिज सबसे बेस्ट होती है। उनमें दो लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, साथ रहते हैं, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। फिर आसानी से हम किसी ऐसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं जो काफी समय से हमारे साथ होता है, हमें जान चुका होता है। पर मेरा मन था कि तू भी लव मैरिज करे, पर अब तो तेरी लव मैरिज होने से नहीं, तुझे तो अरेंज मैरिज करनी पड़ेगी। तुम तो यार जानती हो पूजा, दया ने मुझे धोखा दिया है। उसने विदेश जाकर वहीं एक लड़की से शादी कर ली है और वहीं सेट हो गया है। इसी वजह से मेरा प्यार से मन उठ गया। अब तो मम्मी पापा जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी कर लूंगी। हाँ, अब तो तुझे न चाहते हुए भी अरेंज मैरिज ही करनी होगी। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, मुझे शादी की बहुत सारी तैयारी करनी है। वो मुझे सौरभ के साथ मार्केट जाना है। रूपा की लव मैरिज की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। वहीं काजल थोड़ी उदास थी क्योंकि वह भी लव मैरिज करना चाहती थी, पर जिस लड़की से वह प्यार करती थी उसने साथ नहीं निभाया। अब अरेंज मैरिज को लेकर काजल के मन में बहुत से सवाल थे। कुछ दिनों बाद रूपा की शादी हो जाती है और इधर काजल का रिश्ता भी तय हो जाता है। वंश बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती भी है, कपड़े का पूरा शोरूम अकेले संभाल रखा है। हमारी काजल बड़ी किस्मत वाली है जो इतना अच्छा लड़का इसे मिला है। हाँ वो तो ठीक है। वैसे पंडित जी बोल रहे हैं 15 दिन बाद ही शादी का शुभ मुहूर्त है। उसके बाद 2 साल तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। अब हमें बहुत जल्दी शादी की तैयारी करनी होगी। 15 दिन बाद शादी का सुनकर काजल घबरा जाती है क्योंकि वह वंश को भी ठीक से मिली भी नहीं थी और ना ही उसकी वंश से ज्यादा बात हुई थी। अरे यार सॉरी हुआ, मैं तेरा फोन नहीं उठा पाई। सौरभ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहे थे, बोल रहे थे कि पहले ये खा लो उसके बाद किसी से बात करो। तुम तो जानती हो अब पति प्यार से ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाए तो किस बीवी का मन नहीं करेगा शौक से खाने का। वैसे तो क्या हुआ, तू मुझे फोन कर रही थी, सब ठीक तो है ना? रूपा, वो मेरी शादी पक्की हो गई है। 15 दिन बाद मेरी शादी है। क्या 15 दिन बाद तेरी शादी है? पर तू तो लड़के को जानती भी नहीं है। वैसे तू वंश से मिली है? बस वही जब सगाई पक्की करने के लिए आए थे तभी हल्की फुल्की बात हुई थी। हाँ उनका फोन आया था, बोल रहे थे कि आज कुछ देर के लिए मैं उनके साथ बाहर चलूं तो आज जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या ही बोलूं, अब तो तुझे अरेंज मैरिज करनी पड़ेगी, देखो क्या होता है। वैसे मेरे हिसाब से तो लव मैरिज ही बढ़िया रहती है। देखना मैं कितनी खुश हूँ, सौरभ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। मेरी नजर में तो लव मैरिज अच्छी है, पर कोई नहीं, तेरी अरेंज हो रही है तो मैं तो यही कहूँगी कि वह भी ठीक है। रूपा की अटपटी सी बातें सुनकर काजल और परेशान हो जाती है। उस दिन वंश उसे सबसे पहले मंदिर ले जाता है, उसके बाद वह एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है? हम ऑर्डर कर देते हैं। जी आपको जो पसंद है वह मंगा लीजिए, मैं उसी में से थोड़ा ले लूंगी। ओके तो ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। यही लव मैरिज होती तो मेरी पसंद का आता, बताओ तो दोबारा भी नहीं कहा और झट से ऑर्डर कर दिया, वो भी अपने पसंद का। काजल हाथ धोने चली गई। कुछ देर बाद जब वह लौटी तो वह हैरान थी। खाने की टेबल पर वहीं सारी डिशेज रखी हुई थी जो काजल को पसंद थी। ये सब तो मेरी पसंद का है, क्या आपको भी यह सब पसंद है? आज से पहले तो नहीं पसंद था, पर अब तुम्हारी हर पसंद मेरी पसंद होगी। तुम्हारी मम्मी से कॉल करके पूछ लिया था कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है और मुझे यह भी पता चला है कि तुम्हें वह सॉफ्टी वाली आइसक्रीम बहुत पसंद है। हम रास्ते में वह भी खाएंगे और हाँ गोलगप्पे भी खाएंगे। एक फेमस जगह है वहाँ के खिलाऊंगा। पर खट्टे पानी वाले हैं? खट्टे पानी वाले, चलो मैं भी 1-2 खा लूँगा। वैसे काजल बाकी तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो कि तुम्हें क्या क्या पसंद है क्या क्या नहीं। काजल मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखूँ, मेरी तरफ से तुम्हें कभी कोई कमी ना रहे। तुम तो मेरे लिए बेस्ट वाइफ बनने जा रही हो, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट हस्बैंड बनना चाहता हूँ। काजल, मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वंश इतना प्यार करेगा। उसके मन की सारी टेंशन दूर हो गई।
उस दिन काजल ने वंश के साथ बहुत एंजॉय किया। वंश ने उसे किसी भी बात की कोई कमी नहीं होने दी। कुछ दिनों बाद उन दोनों की भी शादी हो गई। शादी के बाद काजल ने सारे घर की जिम्मेदारियां को अच्छे से संभाल लिया। वह बढ़िया बढ़िया पकवान अपने पति को बनाकर खिलाने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ रूपा खाना बनाना नहीं जानती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भी अपनी सास से खाना बनाना सीख लिया। काजल की एक ही कल्चर में शादी होने के नाते काजल अपने ससुराल के रीति रिवाज झट से सीख गई। आज की पूजा की सारी तैयारी काजल बहू ने की है। इसने मुझे किसी काम को हाथ तक लगाने नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ रूपा ने इंटरकास्ट मैरिज की थी, जिस वजह से उसे अपने ससुराल वालों के रीति रिवाज सीखने में वक्त लगने लगा, जिससे रूपा को अपने ससुराल में एडजस्टमेंट करने में वक्त लगता है। एक रोज काजल और वंश एक शादी में गए थे, जहां रूपा भी सौरभ के साथ पहुंचती है। जहां वह देखी है कि पूरी शादी में वंश काजल का खूब ख्याल रख रहा है और उसकी हर फरमाइश पूरी करता है। यह सब देख रूपा और काजल की गलतफहमी अब दूर हो गई कि अरेंज मैरिज में हम वह प्यार नहीं पा सकते जो लव मैरिज में पाए। लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज, बात आती है अच्छे पार्टनर की। जब लड़का और लड़की दोनों की सोच मिल जाती है तो रिश्तों में प्यार अपने आप ही आ जाता है। बस जरूरत होती है आपसे प्यार और एक दूसरे के दिल की भावनाओं को समझने की। रीना, मेघा और उमा तीनों बहनें दूसरे गांव मेले में घूमने गईं। रास्ते में तीनों को प्यास लगी तो एक बड़े खेत के पास रुक गई। अरे वहाँ सामने कोई कुटिया दिखाई दे रही है। मुझे लगता है वहाँ कोई कुआं या तालाब जरूर होगा। चलो चलकर देखते हैं। तीनों बहनें उस खेत में जाती हैं। वहाँ पर एक कुआं था। तीनों जैसे ही पानी पीने लगते हैं, अचानक उन्हें किसी के कराहने की आवाज आती है। मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मैं कुएं से पानी नहीं खींच सकती क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। मेरे पति भोजन की तलाश में गए हैं। उन्हें आने में बहुत देर हो गई, नहीं तो वह मेरे लिए कुएं से पानी खींचकर भर देते। अरे जब शरीर संभाला ही नहीं जाता तो गर्भवती क्यों होती हो? देखो तो कितना बड़ा पेट लटकाए बैठी हो। वही तो, जब खुद से कोई काम नहीं किया जाता तो गर्भवती होने की जरूरत क्या है? अरे रीना दीदी, उमा दीदी, मुझे तो हंसी आ रही है। इतना मोटा पेट लेकर भला कौन रह सकता है? मैं तो कभी भी गर्भवती ना हूँ। मुझे तो ऐसा मोटा पेट और शरीर लेकर रहा ही नहीं जाएगा। चलो ना दीदी, इस औरत पर क्या ध्यान देना, हम कुएं से पानी पीते हैं ना। हाँ हाँ उमा, चलो चलते हैं। हम क्या इसके नौकर हैं जो पहले इसके लिए पानी लाएंगे? हम खुद पानी पिएंगे, हमें बहुत प्यास लगी है। वह औरत दर्द से कराह रही थी। उसे प्यास भी लगी थी, पर तीनों बहनों ने उसे औरत पर कोई तरस नहीं खाया। तभी उस औरत का पति, जो कि एक ऋषि था, और वह आ जाता है। खबरदार, जो कुएं से पानी भी पिया तुमने, मेरी पत्नी का मजाक उड़ाया है। विपदा के समय उसकी मदद नहीं की। एक गर्भवती स्त्री को दर्द से कराहते हुए देखकर भी तुम्हें जरा सा भी दया नहीं आई। तुम तीनों को श्राप देता हूँ कि तुम तीनों अभी के अभी गर्भवती हो जाओगी। तभी तुम्हें पता चलेगा कि एक गर्भवती स्त्री की तकलीफ क्या होती है। वह ऋषि क्रोध में आकर तीनों बहनों को श्राप दे देता है। तीनों रोती हुई घर आ जाती है और सारी बात अपने भाई संतोष को बताती है। संतोष उन ऋषि और उनकी पत्नी को ढूंढता है, पर वहां खेत में अब उनकी कुटिया नहीं थी। न जाने पर दोनों कहां चले गए थे। संतोष अपनी बहनों के साथ घर लौट आता है। संतोष की तीनों बहनें गर्भवती हो चुकी थीं। उनको गर्भावस्था में देखकर सारे गांव वाले उन पर थू थू कर रहे थे। संतोष की तीनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन तीनों की तो सगाई भी हो चुकी है। अगर इनके ससुराल वालों को यह बात पता चलेगी तो मैं उनको क्या कहूंगा कि मेरी तीनों बहनों बिन ब्याही गर्भवती कैसे बन गई? कौन विश्वास करेगा? भैया भैया, अब हम क्या करेंगे? हमें तो बहुत डर लग रहा है। हमारी वजह से आपकी कितनी बदनामी हो रही है। इससे तो हम तीनों इस दुनिया में ही न रहे तो अच्छा है।
अरे रीना, कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों? पहले मेरे लिए क्या हो यह बताने की जरूरत नहीं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। चलो हम भगवान शिव के मंदिर चलते हैं और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वह ऋषि और उनकी पत्नी को ढूंढने में हमारी मदद करें। संतोष तीनों बहनों के साथ शिवजी के मंदिर जाता है और प्रार्थना करता है। तभी तीनों की नजर वहाँ ऋषि और उनकी पत्नी पड़ जाती है, जो मंदिर में ही बैठे थे। अरे भैया भैया, वो देखो ऋषि और उनकी पत्नी वहाँ बैठे हैं। भगवान शिव ने हमारी सुन ली। भैया चलो, रीना दीदी, उमा दीदी, हम सब लोग उनसे माफी मांगेंगे। जय शिव शंकर, आपने हमें ऋषि और उनकी पत्नी से मिलवा दिया, आपकी सदा ही जय हो। चलो तीनों जल्दी चलो और उनसे माफी मांगो। संतोष उन तीनों बहनों के साथ उसे ऋषि के पास जाता है और सर झुकाकर क्षमा मांगता है। हे ऋषि महाराज, मेरी तीनों बहनों से भूल हो गई, इन्होंने नादानी में ऐसा किया, इन्हें क्षमा कर दीजिए। अच्छा, तो तुम इन तीनों की तरफदारी करने के लिए आया है? जा, मैं नहीं माफ करूंगा। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा ना कहिए, भगवान शिव के मंदिर में बैठे हैं और आप तो जानते ही हैं शिव कितने दयालु हैं, वह अपने सभी भक्तों को क्षमा कर देते हैं। तो आप भी तो शिव भक्त हैं, आप भी मेरी बहनों को क्षमा कर दीजिए। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरी तीनों बहनों को क्षमा कर दूंगा, पर तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। कहिए ऋषि महाराज, मुझे हर शर्त आपकी मंजूर है। ठीक है, मैं अपना श्राप वापस ले लूंगा, पर तुम्हें अपनी बहनों के लिए बलिदान देना होगा। तुम आजीवन विवाह नहीं करोगे और अविवाहित रहोगे। बोलो, क्या तुम करने को तैयार हो? हाँ हाँ महाराज, मुझे यह शर्त मंजूर है। नहीं, पर हमें नहीं। अगर हमारा भाई आजीवन अविवाहित रहेगा तो हम तीनों बहनें भी कभी शादी नहीं करेंगे। हम तीनों बहनें अपनी जान दे देंगे। ऋषि महाराज, अगर आपकी शर्त रखोगे तो हम तीनों बहनें इस दुनिया में जीवित ही नहीं रहेंगे। तीनों बहनों और भाई का प्यार देखकर दस्य को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया। परंतु याद रहे, आज के बाद कभी भी किसी संकट में पड़े असहाय व्यक्ति का मजाक मत उड़ाना। संतोष के तीनों बहनें वादा करती है कि वह ऐसा कभी नहीं करेंगे और तीनों फिर से पहली वाली अवस्था में आ जाती है। संतोष अपनी तीनों बहनों को लेकर कुशल पूर्वक खुशी खुशी घर लौट आता है।